This conference will now be recorded. Okay, so VMware tool का basically जो concept है ना, it's a fully based on your types of operating system and types of ESXi that you are using in your organization. मतलब ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आपका ESXi कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हो, वर्जन ऑफ ESXi, अगर आप 7.0 पे हो, 8.0 पे हो या 6.7 पे हो। प्लस इसके अंदर जो इंस्टेंस आपने लगा रखा है, VMware वर्चुअल मशीन आपकी विंडोज पे रन कर रही है, लिनक्स पे रन कर रही है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों के बिहेव पे डिपेंड करता है। वर्चुअल मशीन के अंदर ओएस, वर्चुअल मशीन ओएस के ऊपर VMware टूल डिपेंड करता है, और ESXi एज सच कोई भी ऑप्शन नहीं कि VMware टूल को मैनुअली हम अपने ESXi पे माउंट करें, ये बाय डिफॉल्ट आपका बिल्ट इन आता है। यू कैन से दैट VMware टूल इज बिल्ट इन सर्विस, ठीक है। ये आपके हम्म, VMware ESXi पे ये बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन रहती है। आई एम नॉट सेइंग कि ये परमानेंट बिल्ट इन रहती है, नहीं, आपको बीच बीच में इसको अपडेट करना पड़ेगा। बीच बीच में हाँ। इस VMware टूल को भी अपडेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कभी कभी तो मैनुअली आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। बट बाय डिफॉल्ट डे वन जब आप ESXi को इंस्टॉल करोगे ना, डे वन जब आप VMware ESXi को इंस्टॉल करोगे तो आपका VMware टूल ऑटोमेटिक आपके ESXi में अवेलेबल हो जाएगा। और ये हाईलाइट कहाँ पे होगा, जब आप अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर इसको माउंट कराएंगे। इज दैट ओके? यस, वर्चुअल मशीन को माउंट ठीक। करते हैं या वी सेंटर पे जब हमें यहाँ पे दिखता है ये। जब भी हम वी सेंटर करते हैं ना, नीचे आता नहीं है एक कि ए न्यू वर्जन ऑफ VMware टूल इज अवेलेबल फॉर हाँ, द वर्चुअल मशीन। फॉर वर्चुअल मशीन, फॉर ESXi, दोनों के लिए अवेलेबल होता है। अब आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देना है, ठीक है। ओके। ESXi 7.0 है, ESXi 7.0 है, इसमें वर्चुअल मशीन की कैटेगरी को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके। वर्चुअल मशीन की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एक तो होगा ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होगा करंट ऑपरेटिंग सिस्टम, हम्म। और तीसरा होगा अपने पास लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम आपके VMware टूल्स की बात कर रहे हैं कि आप VMware टूल का डिसीजन कैसे लेंगे। अगर आपने ESXi 7.0 इंस्टॉल किया और 7.0 को मैनेज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो करंट यानी 7.0 इंट्रोड्यूस किया VMware ने इन ईयर ऑफ 7.0 आपका आया मार्केट में 2016 2017 के बीच में आया था, ठीक है। 2016-17 के बीच में 6.7 7.0 को इंट्रोड्यूस कर दिया था VMware ने। अब आप गेस करिए कि उस टाइम पे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे थे जो ज्यादा पॉपुलर थे। दैट टाइम 2007 के 2017 या 18 के आसपास आपके पास विंडोज 7 भी काफी लोग यूज कर रहे थे। विंडोज 8 तो चलो ठीक है, मार्केट में उतना नहीं था, लेकिन थिंक अबाउट, आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर ज्यादा मिल रहे थे। इज दैट करेक्ट? तो दीज ऑल हम्म। आर कंसीडर एज ए करंट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि VMware जब नया ESXi इंट्रोड्यूस करता है ना, तो पहले जो कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम करंट टाइम पे मार्केट में चल रहे हैं उनको प्रायोरिटी देता है, करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रायोरिटी देता है। इनमें से किसी भी VM के अंदर अगर आप VMware टूल इंस्टॉल करते हो तो आपको अपडेट की, अपग्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट ओके? सेकेंड हम्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइक एज XP हो गया, 2003 सर्वर हो गया, या फिर और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर, जस्ट एन एग्जांपल, ये केवल एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं। मींस आप इसके अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग या डेज या ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। लेटेस्ट हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिल जाएगा विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर या फिर विंडोज सर्वर 2019 या 2022। क्योंकि जब आपका विंडोज ESXi 7.0 आया था तो 2022 नहीं था और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो ये क्या कंसिडर किए जाएंगे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब जो ओके। आपका VMware टूल बिल्ट इन है इस ESXi होस्ट के अंदर, इनके लिए तो कोई पंगा हम्म। ही नहीं है, इनके लिए तो कोई इशू नहीं है। हम्म। लेकिन यही हम्म। VMware टूल अगर आप 11 के लिए और 2022 के लिए इंस्टॉल करोगे तो कहीं ना कहीं वो इशू क्रिएट करेगा। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा उनके प्लेटफॉर्म। इसलिए क्या करना होता है, कई बार वी सेंटर सर्वर अगर आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो वो आपको ऑटोमेटिक अपडेट दे देगा कि आपके ये सक्साई पे, आपके वर्चुअल मशीन्स के लिए लेटेस्ट VMware टूल्स जो है अपग्रेड हो चुका है। डू यू वांट टू प्रोसीड, हम्म। तो आप उस टाइम पे डायरेक्टली क्लिक करके एक्सेस करके प्रोसीड कर सकते हो।
सेकेंड ऑप्शन ओके। ये आता है कि कई बार ऐसा होता है कि विंडोज के लिए तो कंपेटेबल है, लेकिन अगर आप लिनक्स मशीन चला रहे हो, अगर आपके हम्म, पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो इस ESXi के अंदर, तो आपको इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म्स के लिए ना मैनुअल डाउनलोड करना पड़ेगा, मैनुअल इंस्टॉल करना पड़ेगा VMware टूल। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? ये आपका ओके मैनुअल इंस्टॉलेशन पे जाएगा, जिसमें आपका माउंटेबल एक्टिविटी नहीं काम करेगी। इज ओके। दैट तो ओके? ये जो मैनुअल वाला होगा तो उसकी वेबसाइट से हमें वीएमवेयर की साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा? वो VMware की साइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जो अकाउंट आपने यूज किया था सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, उसी अकाउंट के हम्म, थ्रू आप उसको डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल करोगे। लिनक्स के लिए? नॉट ओनली लिनक्स के देन लिए ना? लिनक्स, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, क्रोम के लिए, एंड्रॉयड के लिए, जो भी आप अदर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं विंडोज से हटके। ओके। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? प्रैक्टिकल भी देखेंगे, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि VMware टूल को हैंडल कैसे करें। अगला क्वेश्चन आता है कि VMware टूल की रिक्वायरमेंट है, ये कैसे हम समझेंगे? अगर आपकी वर्चुअल हम्म, मशीन अब नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, आपकी VM जो है अब नॉर्मल स्टार्ट कर दी, मीन्स कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, कीबोर्ड माउस आपका प्रॉपर नहीं चल रहा है, नेटवर्क में फेलियर आ रहा है, RTO आ रहा है बार बार आपको, ठीक है ना, कंटिन्यूअस पिंगिंग नहीं हो पा रही है, तो इट मीन्स दैट कई बार तो वो खुद ही आपको इन्फॉर्म कर देगा। सम टाइम यू नीड टू आइडेंटिफाई कि नहीं, अब VMware टूल अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे। इज दैट ओके अबाउट द VMware टूल्स? हम्म। कुछ और भी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल में। अब फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? सर नेक्स्ट ये था कि भाई जो हैं? अच्छा, मैं कह रहा था कि सर इसमें जो ये तो इजी है, VMware टूल जो हम हम्म डालते हैं विंडोज़ का तो इजी है कि माउंट करते हैं और सेटअप चला देते हैं, EXI चला देते हैं, ठीक है। हम्म। उसी केस में अगर मुझे लाइनक्स का हो तो मैंने तो कल एक लाइनक्स का करके देखा था, कमांड एक दो चीज़ें, ठीक है। हम्म तो आप भी, मैंने आज दिन में जब चलाया उसको बोला, मैंने अपने घर प्रैक्टिकल जो अपनी लैब बना रखी थी ना उसमें किया, हम्म तो यहाँ पे हम्म। तो ईजी हो गया इजीली, ठीक है। अब वहाँ पे ठीक है। कर रहा हूँ जाके कंपनी में कर रहा हूँ तो वहाँ पे माउंट ही नहीं हो रहा। माउंट होने पे वो जो राइट क्लिक करके माउंट करते हैं ना वहाँ पे लाइन हम्म। उसको VMware टूल को, हम्म। माउंट ही नहीं हो रहा, माउंट नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आ ही नहीं रहा। तो वो कह रहा है एक्सट्रैक्ट करके दो। वो कौन सी फाइल एक्सट्रैक्ट करके देते हैं वो, अगर वो देंगे तो उसको लाइनक्स के लिए अगेन यू नीड टाइप टू फाइल बना डाउनलोड के इट। देंगे। हाँ, यू नीड टू डाउनलोड सेपरेटली एंड उसको WinRAR में या टार फाइल में कन्वर्ट करके उसको अपलोड करोगे, फिर वो कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, तो वो उसकी लोकेशन दे दो उसको, जो जो पहले VMware टूल हमने। आपको हम्म, जिस लिनक्स मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना है उसका वर्जन आपने डिसाइड किया, उससे रिलेटेड VMware टूल आपने डाउनलोड किया, उसको WinRAR में कन्वर्ट किया, एक जिप फाइल बनाई, जिप फाइल को आपने उस मशीन के ऊपर किसी लोकेशन पे फिट कर दिया, डेस्कटॉप पे रखो, डाउनलोड पे रखो, डी ड्राइव में रखो, या जो भी ड्राइव आपके पास अवेलेबल है लिनक्स में, वहां पे आपने उसको स्टोर कर दिया। अब आप टर्मिनल पे जाएंगे, टर्मिनल पे जाने के बाद पहले उसका पाथ देंगे, पाथ देने के बाद इंस्टॉल यम से इंस्टॉल करते हैं, यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस पाथ प्रोवाइड करके आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वो कंफर्टेबल है VMware टूल, तो विद इन मिनट वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, मशीन आपकी रीस्टार्ट होगी एंड यू आर एबल टू यूज योर वर्चुअल मशीन जस्ट लाइक अ नॉर्मल। एक बार सर लाइनक्स का प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए, क्योंकि विंडोज़ का तो पता है सर कैसे होता है। VMware टूल डाउनलोड एंड इंस्टॉल इन लिनक्स मशीन, ये क्वेश्चन है, राइट? हम्म। ठीक है, मैं एक बार लिनक्स की वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उस पर एक इंस्टॉल करके देख लेंगे। ओके सर। We need to download the Linux machine, means create a Linux machine और उसमें हम इंस्टॉल करके देख लेंगे। नेक्स्ट, ओके सर। नेक्स्ट मैं ओपन करता हूँ सर वो फाइल। सर फॉल्ट टॉलरेंस तक तो हमारा कंप्लीट हो गया था। मैं भी अपने स्क्रीन में मैं बता रहा हूँ पॉइंट क्या क्या है सर। हाँ, फॉल्ट टॉलरेंस, DB स्विच, HA, DRS, ये सभी हो गए थे। हाँ, ये सब हो गए हैं सर। हम्म। हाँ? कौन से रिसोर्स? हाँ सर, एक चीज़ बताइए, जो हमने फॉल्ट टॉलरेंस जैसे हम बनाते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस FT बनाएंगे, एक मशीन बनाएंगे उसकी,
ठीक है? हम्म तो हम्म हम्म उसकी जो मशीन दूसरी मशीन बनेगी, मान लीजिए मेरी पहली मशीन 4 कोर और 16 जीबी रैम की है और डिस्क स्टोरेज उसकी 200 जीबी है, ठीक है? तो मैं उसकी जो हम्म एक वो मशीन बनाऊँगा, एफटी मशीन बनाऊँगा फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, ठीक है? तो हम्म। वो रिसोर्स डबल हो जाएँगे क्या कंज़्यूम? नहीं, क्यों क्यों डबल होंगे? पर वो क्योंकि सेम कॉपी बनती है ना उसकी, प्राइमरी प्राइमरी तो रहता है सब कुछ। यस। वो दूसरे ESXi पे बनेंगे ना, आपके ESXi पे तो एक ही रहेगा। नहीं, जब भी आप FT EXI पे तो बनाओगे, है एक हैं? एक ESXi पे दोनों VM नहीं बनती, दूसरे ESXi पे क्रिएट होगी, और वो दूसरे ESXi से कंजप्शन होगा, और वो स्टैंड बाय में रहता है, उसका कंजप्शन तब तक नहीं होगा जब तक आपकी प्राइमरी डाउन नहीं होगी। चलो मैं आपको नहीं एक थोड़ा सा मतलब हिंट होगा ही देता नहीं, हूँ। कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करेगा उस मशीन पे भी, वो EXI आप पे भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, यहाँ पे दो ESXi आपने स्टैब्लिश कर रखे, यहाँ पे आपने VM बनाया, राइट? ये आपकी वर्चुअल मशीन है, एवरीथिंग इज ओके। आपको लगा कि ये सर्वर क्रिटिकल है, हम इस पे रिस्क नहीं ले सकते, राइट? ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, अगर ये डाउन हो गया तो कहीं ना कहीं पंगे हो जाएंगे हमारे इन्वायरमेंट में। जो क्लाइंट्स हैं वो थोड़ा सा दिक्कत कर देगा अगर इसका जरा से भी डाउन टाइम जाएगा तो आपने क्या किया, इस पे FT क्रिएट कर दिया, फॉल्ट टॉलरेंस क्रिएट किया, और फॉल्ट टॉलरेंस करने के बाद ये आपका जो कॉपी है ना, ये पूरा जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है या स्टोरेज है, ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी बन जाएगा। ये आपकी हो गई प्राइमरी, और ये हो गई आपके पास सेकेंडरी। ओके। जब भी आप रेप्लिकेशन, इट्स अ टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, जब भी आप रेप्लिकेशन बनाते हैं ना, तो रेप्लिकेशन के अंदर बहुत सारे मेथड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? हुँ, बहुत सारे मेथड इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक होता है आपका एक्टिव पैसिव, ठीक है? एक हुँ, होता है एक्टिव एंड पैसिव, दूसरा होता है एक्टिव एंड एक्टिव। एक्टिव, ठीक है? ये मेथड होते हैं। अगर आपका डेटा हुँ, कम्युनिकेशन का टास्क है तो आई होप यू हर्ड अबाउट द राउंड रॉबिन, ठीक है? लेकिन इसका मोस्टली जो होता है वो डेटा कम्युनिकेशन के लिए होता है। एफ फॉल्ट टॉलरेंस के लिए या फेल ओवर के लिए ये दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका फॉल्ट टॉलरेंस है, मोस्टली केसेस में एक्टिव पैसिव रहता है। एक्टिव पैसिव का मतलब ये आपका एक्टिव रहेगा, कस्टमर यहाँ से उस मशीन का RDP एक्सेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सब कुछ सही चल रहा है, हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, आपकी वेबसाइट रन कर रही है या डेटाबेस जो भी आपने सेटअप कर रखा है वो आसानी से ये बंदे एक्सेस करा पा रहे हैं। हुँ, ये आपकी सेकेंडरी कॉपी है जो एक तरीके से पैसिव है। पैसिव का मतलब है, ठीक है, पैसिव के केस में आपका स्टोरेज कंज्यूम हो रहा है। अगर यहाँ पे 80 GB की आपने हार्ड डिस्क दे रखी है इस मशीन को, 80 GB की, तो 80 GB का एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया है, स्टोरेज कंज्यूम हो रहा है। बट जो इसके रैम है, ठीक है, और ये जो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, रैम है और जो CPU है, वो किस में है, स्टैंड बाई के केस में अवेलेबल है। तो स्टैंड बाय के केस में है तो इस पर्टिकुलर ये SXI के ऊपर इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो यूसेज है इनका है। हाँ, इशू कब आएगा, जब आपका ये सिस्टम डाउन होगा, ये वर्चुअल मशीन डाउन हुआ, जाहिर सी बात है, नॉट ओनली वर्चुअल मशीन, हुँ, ESXi डाउन हुआ, तो ये क्या करेगा, हुँ, इसको सिग्नल भेजेगा और यहाँ से जो पैसिव में था वो एक्टिव हो जाएगा, और जैसे एक्टिव होगा ये आपके CPU और रैम को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। ओके सर। इज दैट क्लियर? एक ही हुँ, ESXi में दोनों कंजप्शन नहीं होता। That's why it create just copy image of your virtual machine and put it into the another ESXi host। इसको तो हमने प्रैक्टिकल देखा था, दूसरे लोकेशन को सेलेक्ट करके हमने चूज किया था, रिमेम्बर? हुँ। हमने दूसरा EXI लिया था जिसमें कि हमने बनाई थी वो मशीन। देना ही पड़ेगा, दूसरा ESXi तो देना ही पड़ेगा ना, मैंडेटरी है। हुँ, हाँ, जी सर। तो ठीक है। सर उसको फिर वो एक्टिव एक्टिव कैसे रखें? एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव कहाँ वो ऑप्शन आया था क्या इसमें हमारा, जो हम नहीं बनाया नहीं, था? हमने आपको केवल टर्म बताया, हमने आपको केवल टर्म बताया, ऐसा कोई मॉडिफिकेशन का ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो सर इसको करेंगे कैसे कि एक्टिव एक्टिव रखना है या एक्टिव पैसिव करना है? नहीं नहीं नहीं, सी, हर एक प्लेटफॉर्म में नहीं होता, हमने केवल आपको एक टर्म बताया कि एक्टिव पैसिव होता है, एक्टिव एक्टिव होता है, राउंड रॉबिन होता है। ये फेलोवर के टर्म्स हैं, नॉट ओनली द विद VMware। एज्यूर पे ओके। भी फेल ओवर होता है, AWS पे भी फेल ओवर होता है, गूगल क्लाउड पे भी फेल ओवर होता है, लोकल में भी फेल ओवर होता है, हुँ, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि हर एक मेथड
हर एक प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करे। तो अभी VMware के क्लियर? केस में क्या होगा, जो जो हम बनाते हैं, एफटी बनाते हैं, एक्टिव 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 होता है पैसिव, या एक्टिव एक्टिव पैसिव? नहीं, एक्टिव पैसिव होता एक्टिव है, क्योंकि पैसिव। रिसोर्स सबसे बड़ा पंगा रहता है VMware के अंदर रिसोर्स को सेव करना। सबसे बड़ा ओके इशू होता है VMware के अंदर रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना, क्योंकि ओके हर एक ऑर्गेनाइजेशन VMware को फिजिकली सेटअप करती है। इनका कोई भी सर्वरलेस कंप्यूटिंग नहीं है कि बढ़ जाएगा तो अपने आप हार्डवेयर जो चेंज हो जाएगा। हमें जो करना है वो फिजिकल इन्वायरमेंट पे करना है, दैट्स वाई ये एक्टिव पैसिव पे हमेशा रहता है। क्लियर? यस यस, ये क्लियर है सर, बिल्कुल फॉल्ट चलो टॉलरेंस। आगे बताओ, आगे आगे अच्छा, बोलो। हाँ सर, मैं पॉइंट अपने ओपन कर रहा हूँ। इसमें मेरा पॉइंट, हाँ ये तो सर, ये है तो छोटा सा ही प्रैक्टिकल, वो ये तो हमारा हम्म। P2V V2V, ठीक है, होस्ट प्रोफाइल भी हो गया था हमारा। हाँ सर, एक हाँ होस्ट। P2V, एक ये डेलीगेशन कंट्रोल भी है। डेलीगेशन कंट्रोल कैसे देते हैं इसमें सर, वी सेंटर में? नहीं आपने उसमें तो बताया हो था। गया अच्छा अच्छा ठीक है। हाइपर वी में तो सर, उसमें तो पता है EXI होस्ट में कैसे दिया था आपने, ग्रुप बना दिए थे वो सब। क्योंकि अभी जैसे मैं जहाँ पे जो मतलब जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में भी हूँ, जैसे मुझे मेरे तीन 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 लेवल की टीम है, एक L1 टीम है, एक L2 और एक L3। तो मुझे अगर हम्म। तीन सेग्रीगेट करने हैं, तो मुझे तीन यूज़र बनाने हैं इस तरह के, तो ग्रुप बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, वो कैसे सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है, उसके लिए कैसे काम करते हैं सर ये, ठीक है, ये ग्रुप कैसे बनाया जाता है उसमें सर। और सर एक आपने बताया था कि वी सेंटर, हाँ, इन केस मेरा वी सेंटर है, जैसे अभी मेरा बना हुआ है, ठीक है, मुझे उसको पैचिंग करना है, ठीक है, पैचिंग करने से पहले मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे उसके, ठीक है, और उसके मतलब प्री रिक्वेस्ट क्या है, एक तरह से प्री रिक्वेस्ट या प्रिकॉशंस क्या है, ठीक है, अगर इन केस वो फेल्ड हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। आप जैसे आप बोल रहे थे, एक उसका वो भी रेप्लिका भी बनाएंगे, रेप्लिका बताएंगे सर, आप बोल रहे थे खुद ही कि वी सेंटर का, अगर एक वी सेंटर अगर मेरा डाउन होता है तो ऑटोमेटिक दूसरे से कैसे अप होगा सर वो, और क्रॉस वी सेंटर एप्लीकेशन कैसे होगा सर वो, कोई मशीन अगर एक वी सेंटर से दूसरे वी सेंटर में रेप्लिकेट है। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो क्रॉस एप्लीकेशन नहीं था, वो था क्रॉस वी सेंटर सर्वर माइग्रेशन। ओके, ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस रेप्लिकेशन क्रॉस वी सेंटर माइग्रेशन था। देखो, हम्म, चार तरीके के माइग्रेशन ऑप्शन हमने पढ़ा था, रिमेम्बर? हाँ चार यस सर, तरीके के यस, माइग्रेशन ऑप्शन को हमने हाँ डिस्कस किया था अपने केस में। यस, पहला था कि चलो ठीक है, वी मोशन पहला था, एस वी हाँ मोशन दूसरा था, बोथ सेकंड है। तीसरा था, और हमने हम्म, आपको बताया कि 7.0 ने 6.7 ने वैसे कर दिया था, बट 7.0 ने फुल फ्लैश में इसको लॉन्च किया था। ठीक है, ओके, 7.0 ने फुल फ्लैश में लॉन्च किया था कि आप अगर आपके इन्वायरमेंट में दो वी सेंटर सर्वर हैं, ठीक है, और एक वी हम्म, सेंटर सर्वर के पास 3 ESXi, दूसरे वी सेंटर सर्वर के पास 4 ESXi होस्ट अवेलेबल है, और आप एक लोकेशन से एक पर्टिकुलर वी सेंटर सर्वर इन्वायरमेंट में किसी भी वर्चुअल मशीन को दूसरे वी सेंटर सर्वर में माइग्रेट करना चाहते हैं, दूसरे वी सेंटर सर्वर में माइग्रेट करना चाहते हैं, दैट टाइम हम्म, क्रॉस वी सेंटर एप्लीकेशन विल हेल्प यू। तो again for the replication for our uh, uh, to create a replication for our vCenter server, या फिर आप अपने इस क्रॉस vCenter replication के लिए कम से कम हमारे पास दो vCenter server environment में होने चाहिए, then we are able हम्म, to perform the task, is that हम्म, correct? ये यस, हो सकता है, क्योंकि ये हम्म, दोनों के केस में होगा, ये दोनों के केस में होगा। हमारे पास कम से कम दो वी सेंटर सर्वर होगा तब हम रेप्लिका तैयार कर पाएंगे, और हम माइग्रेशन की एक्टिविटी भी सेम तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इज दैट ओके? हम्म, यस सर, तो ये दो प्रैक्टिकल जो हैं हम अपनी तरफ से इन्वॉल्व किए थे कि ठीक है, नहीं रेप्लिकेशन भी हमें आना चाहिए। अगर हम L2 लेवल के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम हमें ये तो मालूम होना चाहिए, नहीं प्रैक्टिकल उतना है तो हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि हम किसी को भी गाइड कर सकें, राइट? हम्म, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंस्टॉल न्यू वी सेंटर सर्वर, एंड फिर उसके बाद हम इसको मैनेज करेंगे। ठीक है।
यस सर। और सर अगर मेरा एक वी सेंटर अगर मेरा डाउन हो जाता है तो फिर मैं उसका दूसरा जो वो कैसे अप होगा? वो सेम उसी में ही आएगा क्या? रेप्लिकेशन है ना। अच्छा, वो अदर वी सेंटर में होगा सर वो? आप जब आप रेप्लिका बनाते हो ना, तो दोनों वी सेंटर सर्वर आपके किस में रहेंगे, एक ही क्लस्टर में रहेंगे। दोनों वी हाँ, सेंटर सर्वर क्लस्टर एक ही आपके होगा। एक ही क्लस्टर में रहेंगे। तो जो ये वी सेंटर सर्वर डाउन हुआ, उसकी सारी सर्विसेज, चाहे आप डीबी स्विच बना रखे हैं, उसके अंदर आपने नंबर ऑफ ईएसएक्सआई होस्ट इस्टेब्लिश कर रखे हैं, आपने एफटी बना रखा है, आपने एचएडीआरएस बना रखा है, क्लस्टर बना रखा है, ये सारी एक्टिविटी आप दूसरे वाले वी सेंटर के पास तुरंत इमीडिएटली जो है रन करना स्टार्ट हो जाएगी। इट्स अ टाइप ऑफ फेल ओवर। रेप्लिकेशन कंसीडर एज ए फेल ओवर। रेप्लिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फेल ओवर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, ओके। तो सर इसको सर ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या है ना सर, अगर मान लीजिए मेरा किसी दिन क्रैश ही हो जाए, वी सेंटर ही क्रैश हो जाए, तो मैं उसको कैसे अप करूँगा? क्योंकि मेरे तो सारा ही चलो, प्रोसेस एचएडीआरएस सब कुछ बंद हो जाएगा और मेरा जो मैंने डीबी स्विच नेटवर्क पूरा मतलब मेरा क्रैश सब कुछ पूरा एनवायरनमेंट ही क्रैश हो जाएगा उस केस में। नहीं, देखो देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से पे हिंट दे देता हूँ। इतना बड़ा रिस्क नहीं है वी सेंटर सर्वर डाउन होने का। ठीक है, इतना बड़ा रिस्क इसको नहीं कंसीडर किया जाता, जितना रिस्क है, जितना हेडेक होता है कि कोई वर्चुअल मशीन या कोई सर्वर ना डाउन हो जाए। क्योंकि अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ रिलेटेड टू द वी सेंटर सर्वर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। वी सेंटर हुँ, सर्वर डाउन होगा अगर ये 1 घंटे तक अब भी नहीं होता, तो हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी वर्चुअल मशीन पे उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ। मेन एजेंडा है क्लाइंट के पास वर्चुअल मशीन का आरडीपी 24/7 रन करना चाहिए, सिंपल सी बात करें तो। हुँ, हुँ, क्लियर। वर्चुअल मशीन हमारी हुँ, डाउन होती है तब क्लाइंट हमें क्वेश्चन पुटअप करेगा, क्लाइंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। बट अगर हमारा वी सेंटर सर्वर डाउन होता है, तो क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा कि हमारा वी सेंटर सर्वर डाउन भी हुआ था, क्योंकि वीएम तो उसकी रन करती रहेगी। ठीक है, वीएम पे कोई पंगा नहीं आएगा, वीएम उसकी रन करती रहेगी। इश्यूज कहाँ पे आएंगे, हमारे पर्सनल इन्वायरमेंट में, कि उस दौरान जिस समय भी सेंटर डाउन हुआ, अगर कोई ईएसएक्सआई डाउन होती है, तो हमारा पूरा का पूरा सेटअप डाउन हो जाएगा, क्योंकि ना एचए है, ना डीआरएस है, ना फॉल्ट टॉलरेंस है। गॉट इट। हुँ, ये सारी जी। चीजें जो है कंटिन्यू कर रहा था हमारा वी सेंटर सर्वर। तो वी सेंटर सिक्योरिटी के लिए, वी सेंटर सर्वर मैनेजमेंट के लिए, यू कैन से दैट नॉट ओनली द रेप्लीकेशन, हुँ। हाउ टू सिक्योर और प्रोटेक्ट। ठीक है, हाउ सर टू आपकी स्क्रीन सिक्योर। शेयर नहीं है सर। मैंने शेयर कर रखी भाई। अच्छा, हट गया। ठीक है, हाउ टू प्रोटेक्ट और सिक्योर। क्या हमें करना है, वी सेंटर सर्वर प्रोटेक्ट करना है। हुँ, और इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हर बार रेप्लिकेशन भी बनाएं। वी हैव अ टू डिफरेंट वे टू मैनेज द एनवायरनमेंट वी सेंटर सर्वर का। कॉन्फ़िगर वी सेंटर सर्वर बैकअप। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, वी सेंटर सर्वर का बैकअप तैयार करना है। दूसरा, कॉन्फ़िगर वी सेंटर सर्वर रेप्लिकेशन। ठीक है, ये कैसे डिसाइड होगा कि आपको बैकअप की जरूरत पड़ रही है, या फिर आप रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये डिसाइड होगा आपके एनवायरनमेंट में रन करने वाले क्रिटिकल वर्चुअल मशीन्स के ऊपर, और कंपनी के बजट के ऊपर। दोनों चीज इन्वॉल्व होंगी इसमें। पहला ये कि आपके पास जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो कितनी क्रिटिकल है, क्या उनको 24/7 ऑन करना या उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर। और कंपनी कितना तैयार है आपको सेटअप प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि जब आप रेप्लिकेशन की बात करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप एज इट इज सेम कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो, मैं पहले आपको बैकअप रेप्लिकेशन की बात कर लेता हूँ। ये नंबर ऑफ ESXi होस्ट हो गए। इन नंबर ऑफ ESXi होस्ट को आपने वी सेंटर सर्वर से अटैच किया। दिस इज अवर वी सेंटर सर्वर। ठीक है, ये हमारा वी सेंटर सर्वर हो गया। ये हमारे ESXi को हैंडल कर रहा है। वी सेंटर सर्वर के अंदर आपने बहुत सारी सेटिंग्स लगा रखी है। आपने हुँ, डीबी स्विच बना रखा है, यू एचडीआर स्टैब्लिश एचए एंड डीआरएस, ये दोनों चीजें कॉन्फ़िगर है। आपने इसमें हुँ, फॉल्ट टॉलरेंस लगा रखा है। ठीक है, आपने हुँ, इसमें स्केड्यूलिंग लगा रखी है, बहुत सारी चीजों की स्केड्यूलिंग लगा रखी है।
ठीक है, आपने इसमें अलर्ट लगा रखा है, ठीक है, आपने होस्ट प्रोफाइल बना रखी है, कई सारी चीजें आपने तैयार कर रखी है, और आपने इसमें कंटेंट लाइब्रेरी भी बना रखी है, कंटेंट लाइब्रेरी भी बना रखी है। नाउ ये सारी चीजें किसके ऊपर रन कर रही हैं? वी सेंटर सर्वर के ऊपर रन कर रही हैं, ठीक है। अगर कंपनी कहती है कि नहीं हमारे पास उतना बजट नहीं है, हम अनेबल टू गिव यू द सेम कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड मशीन, उतना बजट नहीं है कंपनी का, एक काम करो आप इसका बैकअप बना लो। कंपनी कहती है कि आप इसको प्रोटेक्ट करो, मैं नहीं जानता, रेप्लिकेशन के अलावा आप कोई भी एक्टिविटी इस्तेमाल करो, वो आपकी हेडेक है। आपने क्या किया, आपने जो शेयर स्टोरेज था उस शेयर स्टोरेज में थोड़ा सा स्पेस अपने वी सेंटर सर्वर के बैकअप फाइल के लिए बना रखा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पूरे सर्वर का, वी सेंटर सर्वर का आप बैकअप ले लेंगे। यहाँ पे आपने क्या किया, बैकअप ले लिया। बैकअप। इसके लिए आपको शेयर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बैकअप से बेनिफिट क्या होगा कि ये आपका दो तरीके के बैकअप होता है, बैकअप वंस होता है और बैकअप स्केड्यूल होता है। बैकअप शेड्यूल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने हफ्ते में 2 दिन डिसाइड कर लिया कि एक तो हम वेंसडे को बैकअप लेंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे का जो काम होगा वेंसडे बैकअप इवनिंग में हो जाएगा, और थर्सडे फ्राइडे का जो काम होगा वो फ्राइडे इवनिंग में हो जाएगा। मतलब आपने 5 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे, ये आपका एक बैकअप हो गया, बैकअप 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे का बैकअप आपने एक कॉन्फ़िगर कर लिया, जिसको हमने बैकअप 2 के नाम से जान लिया। ये दोनों आपने शेड्यूल किया है, ये परमानेंट हमेशा काम करने की जरूरत नहीं है। आप शेड्यूल करो, वन टाइम टास्क होगा, 1 घंटे आपको डेडिकेटेड देना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए, उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहेगा। रिटेंशन टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बैकअप रिटेंशन क्या है। व्हाट इज रिटेंशन, व्हाट इज बैकअप रिटेंशन? बैकअप रिटेंशन सर, इफ यू हैव ए वन लाइक दैट वीकली बैकअप 7 डेज का, 15 डेज का या हम्म 30 डेज का रखना है, उसको बैकअप रिटेंशन। ऑप्शन है, मल्टीपल का भी ऑप्शन है उसको। एक लेमन टाइम में कैसे समझा सकते हैं हम किसी को? हाँ, बैकअप कॉन्फ़िगर करना है उसको। रिटेंशन ये कर सकते हैं कि आपका डेली बैकअप इंक्रीमेंटल रख रहे हैं, तो आप 7 डेज का इंक्रीमेंटल बैकअप कर सकते हो। मतलब जो आज बैकअप लिया है वो 7 डेज की तब वैलिडिटी होगा, फिर उसके बाद नया आ जाएगा, ठीक है, तो वो बैकअप अब रिटेंशन है। या पुराना वाला वीकली लेते डिलीट हो हो। जाएगा, पुराना हाँ। डिलीट हो जाएगा। तो मंथली लेंगे या तो फुल बैकअप लेंगे हम डेली, डेली का फुल बैकअप। इस केस में तो सर हमें डेली का फुल ही बैकअप लगाना पड़ेगा। देखो, हैं? इंक्रीमेंटल बैकअप और फुल बैकअप का रिटेंशन से कोई मतलब नहीं है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? रिटेंशन तो इंक्रीमेंटल ओके। इंक्रीमेंटल बैकअप और फुल बैकअप का रिटेंशन से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज रिटेंशन ओके। इज अ टोटली सेपरेट पॉलिसी। हाँ। रिटेंशन की जो पॉलिसी है वो टोटली अलग है, ठीक है। ओके। यहाँ पे बात ये होती है कि हमें कितना स्टोरेज कंज्यूम करना है। रिटेंशन कम इन टू द पिक्चर टू मेक श्योर कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो स्पेस को, ठीक है। आप अपने स्पेस को कितना कंज्यूम कर रहे हो, उसके बिहाफ पे डिसाइड होता है रिटेंशन का कॉन्सेप्ट। इज दैट ओके? गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? सर बैकअप रिटेंशन पर हम जब भी हम बात करते हैं बैकअप रिटेंशन की, हम ये बोलते हैं वैलिडिटी की, बैकअप की वैलिडिटी कितनी है, हाँ हाँ, 30 डेज वही है। बैकअप, बैकअप की वैलिडिटी है, बैकअप की वैलिडिटी है। आपने एक बैकअप लिया, फॉर एग्जाम्पल मंडे ट्यूसडे और वेंसडे का आपने बैकअप लिया, वेंसडे को आपने बैकअप कॉन्फ़िगर किया, और इस टाइम पे बैकअप जो आपका था टोटल उसकी कैपेसिटी थी 25 GB के आसपास। देन ये बैकअप हुआ। अब इस बैकअप का आपने रिटेंशन लगाना चाहते हैं, ठीक है, और रिटेंशन के अंदर आपने डिसाइड किया 10 डेज। रिटेंशन आपने क्या किया, 10 डेज। फिर अगला जो बैकअप आपका स्टैब्लिश हुआ वो हुआ थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। फिर ये बैकअप कितना लिया, क्योंकि हम फुल बैकअप कर रहे हैं तो ये भी 25 GB। इसका भी रिटेंशन कितना हुआ, 10 डेज, जो आपने सेट कर रखा है। मतलब इसका ये होता है कि आपका जो ये 25 दिन का बैकअप, 25 GB का बैकअप हुआ है, वेंसडे की शाम को ये अगले 10 दिन तक अवेलेबल रहेगा।
10 दिन के बाद ये 25 जीबी की जो बैकअप की फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। डिलीट हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा थर्सडे एंड फ्राइडे का बैकअप ऑलरेडी है। ये अगेन 10 दिन के लिए कैरी करेगा। इसका बेनिफिट ये है, रिटेंशन टाइम लगाने का, कि आपका जो स्टोरेज है ना वो फुल नहीं होगा और कोई भी डेटा लॉस भी नहीं होगा, कोई भी फाइल भी लॉस नहीं होगी, और जो आपका डेटा है वो भी आप जो भी सेटिंग्स है वो भी सेटिंग पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और स्टोरेज के पास भी इनफ स्पेस बनता रहेगा। इज दैट क्लियर? यस। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ बैकअप रिटेंशन। ओके। ठीक है, तो अब बैकअप के लिए क्या करना चाहिए? बैकअप के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा कुछ टास्क नहीं है, बहुत बेसिक सा स्टेप आपको यूज करना पड़ेगा बैकअप रिटेंशन के, बैकअप vCenter सर्वर के बैकअप को लगाने के लिए। तो इफ वी ओके, सो कैन आई शो यू द प्रोसीजर, कैसे आप बैकअप को प्रोसीड करते हैं, कैसे आप बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं। इज दैट ओके? हाँ यस सर, प्रैक्टिकल। ठीक है, सो लेट मी कनेक्ट अवर स्क्रीन मिल रही है आपको? हाँ यस सर। हम अपने सेटअप पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं बैकअप के केस में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है बैकअप को। ये मैनेजमेंट 192 डॉट, कंसोल के थ्रू होता है क्या सर बैकअप? हाँ जी, हाँ जी, मैनेजमेंट 5480 कंसोल के, पोर्ट। हाँ, आप इसके लिए मैनेजमेंट कंसोल को ओपन करेंगे। मैनेजमेंट कंसोल विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ मैनेज बैकअप, ये आपको बैकअप के केस में ले जाएगा। 192.168.150 क्या है मैनेजमेंट कंसोल का पोर्ट? 5480 सर। 5480। सर आपके पास जब भी इवनिंग में टाइम हो, हमारे पास मतलब 8 से 10 के बीच में शाम को, आप हमें ट्रेनिंग दे दीजिए थोड़े दिन, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर अभी ट्रेनिंग की ना। अरे आज तो छुट्टी थी यार, आज वो है ना 4 जुलाई, तो आज जी तो सर। छुट्टी है ऑफिस की। आज तो यूएस ओके। वो है ना, इंडिपेंडेंस डे, अच्छा। ओके। इस वजह से छुट्टी थी आज। नहीं तो मेरा तो ऑफिस 4:30 से स्टार्ट होता है रात को 1:30 बजे तक। इवनिंग में सर 4:30 से होता है क्या? 4:30 से इवनिंग में, सुबह और साढ़े। सुबह वही 1:30 बजे तक। ओके। तो सर फिर सैटरडे संडे ही हो पाएगा हमारा? हाँ, अभी सैटरडे संडे इसको फाइनल कर लेंगे, या बीच में कुछ मिला गैप, हमें रिलैक्स मिला तो वो कर लेंगे। सर मुझे ना, जो मैं बोल रहा था हाइपर वी में सिर्फ क्लस्टर बनाना सीखना है, हाइपर वी मशीन तो बनानी आती है सब। हम्म। क्लस्टर। फेल ओवर क्लस्टर, राइट? फेल ओवर क्लस्टर। bcsa.cloud.com 5480। काफी बार हुआ है, बोल रहे थे वहाँ पे तो सीधे शट डाउन कीजिए और ये और इस और एक्शन वर्जन ऑफ VMware not available।
सर्विस नहीं स्टार्ट हो रही है सर। तो टाइम लगेगा फिर, पता नहीं कितने तक अपने स्पेक्स में सर जैसे हम आपको कोई मैसेज डालते हैं ना, कुछ इशू आता है तो सर प्लीज उसका रिप्लाई कर दिया करिए। हम कई बार फंस जाते हैं कि कहाँ से देखें। आपको तो पक्का आइडिया एकदम पक्का। से इमीडिएटली आंसर दे सकते हैं सर। नेट से फिर ढूंढ ले, वैसे मिल जाता है सर नेट से भी सॉल्यूशन। हम्म। पर थोड़ा सा आप रिप्लाई कर दें तो थोड़ा ये लगता है कि आप कह रहे थे कि हमारी एक सर्विस भी है, हम इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेंगे अगर कुछ इशू आएगा आपको कभी। तो अगर आप कहते हो तो मैं सर्विस भी सर ले सकता हूँ सर, आप कहेंगे तो। नहीं नहीं, सर्विस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पे क्योंकि कोऑर्डिनेट सर कर लिया थोड़ी सी करेंगे। मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ना, मैं जो बता रहा हूँ सर, मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा लर्निंग करनी है अभी। और थोड़ा सा मेरी हेल्प करिए सर, कैसे हो सकता है, मुझे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे दीजिए। श्योर श्योर। सर आपके इससे मुझे और सुभजीत को बहुत बेनिफिट हुआ है। मतलब पहले तो हम दोनों एक ही कंपनी में थे, ठीक है। अब हम अलग अलग हैं। हम्म। तो पर अब ये देखिए, वो भी अपना VMware वहाँ पे कंट्रोल कर पा रहा है, मैं भी दूसरी जगह जाके कर पा रहा हूँ। तो ये देख लिए, आपसे पहले जब आपने ट्रेनिंग नहीं दी थी उससे पहले ना हमें मतलब कुछ भी नहीं आता था VMware में सर। EXI इंस्टॉल करने के लिए ये लगता था कि कितनी बड़ी महाभारत है, EXI बहुत टिपिकल होता होगा इंस्टॉलेशन। अभी मैंने कम से कम 10 वर्ष अपने उसमें सेटअप में 4-5 बार कर चुका हूँ सर उसको। चलो ग्रेट। आपकी वजह से होता है। क्या करोगे? सब कुछ रहा है। और भी कैसे चल रहा है? अभी हमारा हो गया। मैंने बोला आप तो आते ही नहीं हो। अरे नहीं, मैं बाहर था इसलिए नहीं आया। ठीक है। अच्छा, सुनो ये, Big Four, मतलब इसे ऊपर ये फर्स्ट करते हैं। एक बार इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, ओके लेट्स सर। सी।
सर जैसे मैंने देखा नहीं है कि मैनेजमेंट टू कहते हैं, मैनेजमेंट कंसोल से जो है ट्रबल शूटिंग भी करते हो आप, लोग भी करते हो, लॉग्स वगैरह निकालते हैं, पर कोई यूज़ ही नहीं करता उसको, मैनेजमेंट कंसोल को। बहुत कम लोग यूज़ करते हैं मैनेजमेंट कंसोल को सर। देखो, मैनेजमेंट टूल का यूसेज इसलिए कम कर दिया है क्योंकि हर एक कंपनी के पास उनका खुद का मॉनिटरिंग टूल लगा दिया गया है, ठीक है। तो जी। अब तो सीएलआई से भी बहुत कम एक्सेस करते हैं, वो अपना मैंने जो मॉनिटरिंग टूल है उसको कनेक्ट कर दिया और उसी टूल के हुँ, जरिए जो है वो सारे लॉग्स वगैरह निकाल करके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आज की डेट में तो ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो आपको बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। सो दैट्स वाई मैनेजमेंट टूल हुँ, का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अगर आप बैकअप करते हो ना, इसी तरीके से हुँ, बैकअप के केस में हो गया। अब हर एक हुँ, कंपनियां, कोई भी छोटा सा इन्वायरमेंट भी होगा ना, तो उन्होंने बैकअप वाले टूल बहुत सारे लाइसेंस वर्जन परचेज किए होंगे। डेटो, हुँ, शैडो प्रोटेक्ट, नेट ऐप, बीम बैकअप, मल्टीपल। तो अब इन डिफरेंस क्या होता है, जब आप इस मैनेजमेंट पोर्टल पे जाते हैं ना, मैनेजमेंट टूल के थ्रू या मैनेजमेंट पोर्टल के थ्रू जब आप बैकअप लेते हैं, तो इसमें कोई भी थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल नहीं है। और इसको बहुत ही लाइटली लिया जाता है। बहुत ही लाइटली इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोविजनिंग होती है वो थोड़ा सा हाई है। प्रोविजनिंग इन द सेंस कि जहाँ पे स्टोरेज का कंजप्शन है इन कंपेयर ऑफ अवर बीम बैकअप या थर्ड पार्टी बैकअप टूल, वहां से बैकअप लेना और यहाँ से बैकअप लेना। आप थर्ड पार्टी टूल से बैकअप लेते हैं vCenter सर्वर का, आपका जो कंजप्शन होगा फॉर एग्जांपल 10 GB का है। अगर वही हुँ, बैकअप आपने मैनेजमेंट टूल से लिया तो यही बैकअप आपका 15 GB का जाएगा। तो प्रोविजनिंग बेटर होने की वजह से कंपनी जो है लाइसेंस परचेज किया, उसी लाइसेंस के हुँ, थ्रू उन्होंने बेस मशीन का भी बैकअप कॉन्फ़िगर कर लिया है। सेम ही टूल के थ्रू उन्होंने बी सेंटर सर्वर का भी बैकअप क्लियर कर लिया। दैट्स व्हाई इस हुँ, पॉइंट को कोई टच भी नहीं करना चाहता। बट इफ यू हैव आइडिया अबाउट, और कहीं कहीं कोई गलती से क्लाइंट मिल गया जो कहता है कि मुझे बैकअप चाहिए इस वी सेंटर सर्वर का, टूल्स नहीं है हमारे पास, ना ही हम टूल परचेज करना चाहते हैं, तो दैट टाइम यू शुड नो अबाउट ना कि प्रोसीजर क्या होगा बैकअप कॉन्फ़िगर करने का। ओके, तो मतलब यही है, जैसे 2 बात कहें कि जैसे हम स्नैपशॉट लेते हैं, तो वो भी एक हम्म यही है प्रोसीजर कि जब भी मशीन डाउन हो या कुछ उससे पहले बैकअप, एक तरह से बैकअप ही है। अगर हम बैकअप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो देयर इज़ नो नीड टू अबाउट स्नैपशॉट। वो तो आपको बहुत अच्छा ग्राफिक देता है ना, बीम बैकअप वगैरह देखो कितना अच्छा ग्राफिक देते हैं। हुँ, मतलब वो एजेंट बिहेव पे हैं, एन्क्रिप्शन वो वगैरह एजेंट मिल जाता है, बेस पे हैं। और उसमें मल्टीपल लॉग फीचर्स मिल वगैरह जाते हैं, रेट करना बहुत आसान है। कंप्रेशन मिल जाता है उसमें, एन्क्रिप्शन मिल हाँ, जाता है, तो अब आज की शेड्यूलिंग डेट मिल में जाता है। कंपनी कंपनी जो है ना, कोशिश यही करती है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस को बचाया जा सके, कंजप्शन कम हो हुँ, सके, ताकि हम चीजों को आसानी से मैनेज कर पाए। तो दैट्स वाई इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दिया गया है। बाकी सेटिंग्स के लिए, इंडिविजुअल सेटिंग के लिए तो ये मैनेजमेंट टूल बहुत ही बेस्ट है। नॉट ओनली फॉर द बैकअप एंड मॉनिटरिंग, इन दोनों चीजों को अगर हटा देते हैं ना, बाकी की चीजें अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट हो जाएगी। सी, नेटवर्किंग से रिलेटेड ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं बैकअप के आइकॉन पे। जब आप बैकअप के आइकॉन पे क्लिक करते हैं ना, इट विल गिव अस ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेगा जहां पे आप बैकअप को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हाँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर शेयर करना पड़ेगा अपने बेस मशीन से, और उस बेस मशीन का यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा एसएमबी टूल के जरिए, एसएमबी प्रोटोकॉल के जरिए। क्योंकि ये लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो लिनक्स एनटीएफएस शेयरिंग को सपोर्ट नहीं करता। ये ऑलवेज आपको एसएमबी ही एक्सेस करने को देगा। कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत छोटा सा स्टेप है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर। यहाँ पे आप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे। प्रोटोकॉल इन द सेंस कि कोलोन डबल आप उस स्लैश सर चल गया देखो, एसएमबी कोलन डबल स्लैश उसका हो गया? लोकेशन सर दे देंगे। सर शेयरिंग पाथ। हेलो? इसके लिए हम शेयरिंग प्रोवाइड कर देते हैं अपने बेस मशीन की। दिस इज हेलो? आवर बेस मशीन, हाँ, और यहाँ पे मल्टीपल ड्राइव्स है अपने पास। जस्ट नीड टू क्लिक हियर। कोई से भी स्पेस देख लेते हैं जहाँ पे ज्यादा हो। वर्चुअल मशीन में काफी स्पेस है, 65 GB के आसपास। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। वैसे हम यहाँ पे पहले एक फोल्डर बना चुके हैं vCenter सर्वर बैकअप के नाम से, ऑलरेडी है। ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट इट, थोड़ा स्पेस ही बच जाएगा हमारे पास। हेलो? एक फोल्डर बना दिया vCenter बैकअप के नाम से। इस फोल्डर को आप फुल परमिशन के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अपने पास शेयर स्टोरेज है नहीं। तो हम इसी फोल्डर को हम एज ए शेयर स्टोरेज कंसीडर करेंगे। इस सिक्योर फोल्डर होगा। को हम एज ए शेयर स्टोरेज मान लेते हैं, इसी यूज़ होगा। फोल्डर को।
राइट क्लिक प्रॉपर्टीज और यहाँ पे शेयरिंग के ऑप्शन पे जाके एडवांस शेयरिंग पे जाकर परमिशन यहाँ पे अलाउ कर देते हैं एवरीवन को अभी। अप्लाई एंड ओके, कोई डोमेन वगैरह है नहीं तो इसको हमने फुल परमिशन दे दिया। ये आपका नेटवर्क पाथ बनेगा। वी सेंटर बैकअप के नाम से फोल्डर है, ये डेस्कटॉप है, ये आपका स्लैश है। तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी कर लो या इसकी जगह पे आप इसका नाम भी दे सकते हो, नाम इन द सेंस इसकी प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो हम यहाँ पे पाथ जो देने वाले हैं, मेक श्योर कि आपको इस मशीन की आईपी एड्रेस पता है। वन 192.168.1.2। आप इसी पाथ पे जाएंगे, इसकी आईपी एड्रेस बदलेंगे, कंप्यूटर नेम की जगह पे आईपी एड्रेस बदल देते हैं, और जो नाम है फोल्डर का है वो है वी सेंटर सर्वर, वी सेंटर बैकअप। लोकल आईडी, यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप प्रोवाइड करेंगे जिस मशीन पे आपने शेयर स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर रखा है। वी हैवंट, आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनी इनक्रिप्टेड फाइल, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे है रिटेन लास्ट रिटेन आप कब करना चाहते हैं, यहाँ पे मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं टाइमिंग। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट बैकअप। अब जैसे ही क्रिएट बैकअप पे क्लिक करेंगे, yeah, ओके बैकअप आपने स्टैब्लिश किया यहाँ पे, दिस इज अवर बैकअप स्टेटस। ये हमारे पास बैकअप के लिए सब कुछ आपने सेट कर दिया, बैकअप डेटा लोकेशन वगैरह सब कुछ सेट कर दिया। बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे, सेम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसके पहले आपने केवल बैकअप को शेड्यूल किया था। वी वांट टू कॉन्फ़िगर बैकअप इमीडिएटली, बैकअप हमें चाहिए तो हम यहाँ पे बैकअप नाउ पे प्रोसीड कर देंगे। बैकअप स्टार्टेड, ज्यादा कुछ है नहीं अपने पास वी सेंटर सर्वर में, तो ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे, मींस इट विल टेक हार्डली 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा बैकअप रेडी हो जाएगा। और बैकअप किन चीजों को होता है, बैकअप आपके वी सेंटर सर्वर के सेटिंग्स का होता है। बैकअप के वी सेंटर सर्वर के अंदर जो भी सेटिंग्स आपने परफॉर्म कर की है, उन सभी सेटिंग्स का बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। डीबी स्विच के अंदर जो चेंजेस किए हैं, HADRS जो आपने कॉन्फ़िगर किया उनका जो है बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, या फिर अदर एक्टिविटी जो आपने स्टैब्लिश कर रखी है उनका बैकअप आप स्टैब्लिश कर रहे हैं। ओके सर, क्लियर? ठीक है, गॉट इट सर। तो अब इसी बैकअप पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाता है, अगर आपको चेक करना है, टेस्टिंग करना है, तो आप क्या करो, वी सेंटर सर्वर की इन्वेंट्री ओपन कर लो। वी सेंटर सर्वर इन्वेंट्री ओपन करने के बाद वहां पे कुछ चीजें चेंज कर दो। डीबी स्विच डिलीट करके देख लो, HADRS को डिसेबल करके देख लो, फॉल्ट टॉलरेंस डिसेबल करके देख लो। डिसेबल करने के बाद सेम को रिस्टोर मार दो। जब आप रिस्टोर करेंगे ना, जब आप रिस्टोर करेंगे तो जितने भी चेंजेस आपने किए थे वो फिर से एज इट इज बन जाएंगे। रिस्टोर कहाँ से करेंगे सर? पूरा वो वी यहीं सेंटर का पे है। सेटअप चला के वहां से करेंगे या कहीं और से अरे नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ये यहीं पे आ जाएगा रिस्टोर का ऑप्शन। सर एक बार दिखाएंगे? ये कंप्लीट हो जाए। सर ये कि अगर वी सेंटर मेरा बंद होता है तो मेरी 5-6 सर्विस स्टॉप हो जाएगी उस केसेस में। HADRS और फॉल्ट टॉलरेंस, शेड्यूलिंग अगर मैंने कुछ कर रखी होगी एक्टिविटी वो नहीं हो पाएगी। और फिर डीवी स्विच जो आपस में डीवी स्विच, द रोल ऑफ डीवी स्विच कम्युनिकेशन बिटवीन द जो मेरे EXI होस्ट और स्टोरेज के बीच में कम्युनिकेशन है वो भी ब्रेक हो जाएगा। नहीं नहीं, स्टोरेज के बीच में वो डायरेक्ट करता है नेटवर्क, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, डीवी स्विच तो सर वो कम्युनिकेशन कराता है ना सर, वो EXI होस्ट के बीच में। कम्युनिकेशन स्टोरेज से थोड़ी ना कराता है। नहीं नहीं, डीवी स्विच तो कराता है ना सर? डीबी स्विच रिस्पॉन्सिबल है जब आप सेग्रीगेट नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं तब। ओके। ठीक है, वो आपके वीएम के लिए रहता है, इसीलिए हमेशा स्टोरेज को कनेक्ट किया जाता है किसके थ्रू,
बीएम कर्नल के जरिए, और बीएम कर्नल VM का। vCenter सर्वर का पार्ट नहीं है, ना ही हमारे डीबी स्विच का पार्ट है। बीएम कर्नल पार्ट है हमारे ESXi के स्टैंडर्ड स्विच का। करेक्ट? हम्म। ठीक है, ये अपने यस पास हो गया हमारा, बैकअप हो गया है रेडी। डन। यस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रिस्टोर वाले पैनल पे। जस्ट नीड टू ओपन। एक बार करके देखो बस, यही जो दिखा रहा है, एक बार करके देखा, यही बैकअप, कहाँ देखो? यही, हो गया? नहीं, 5 बना लिया था। हाँ वो इसलिए तो बोल रहा हूँ असेंबली से। सर अब बैक रिस्टोर करने के लिए मैं वी सेंटर पे जाना पड़ेगा ना? नहीं, रिस्टोर का ऑप्शन यहीं पे आता है। यहाँ पे नहीं आ रहा। 24 ये 4 जुलाई का हमने बैकअप लिया। सर मेरे ख्याल से रिस्टोर जो आपने स्टार्टिंग में मैं ट्रेनिंग दी थी, तो जहाँ पे हम वी सेंटर इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहीं पे वीएम हम्म, वहीं पे था वीएमवेयर रिस्टोर अपडेट। हाँ, 3 ऑप्शन थे ना, 3-4 ऑप्शन थे सर वहाँ पे, जब हम वीएमवेयर इंस्टॉल करते हैं ना सर। हम्म। वही है क्या सर? दो तीन तरीके हैं इसको इंस्टॉल रिस्टोर कराने के लिए। ओके सर। एक एक तो मैनेजमेंट में से नहीं दिख रहा है। आप सर माउंटिंग की बात मैनेजमेंट। कर रहे हैं, राइट? आप माउंटिंग की बात कर रहे हैं, जब हम माउंट करते हैं, राइट? हाँ, जब हम वी सेंटर इंस्टॉल कर रहे थे वहां से तो है आपने ही है, हमें। वहां से तो ऑप्शन है ही है। मतलब बी सेंटर सर्वर आप BCSA 7 यहाँ की बात कर रहे हो, राइट? हाँ, यहाँ यहाँ पे तो जब है हम ही सर। जाते हैं, यहाँ तो है ही है, यहाँ पे लेकिन तो है। एक ऑप्शन और रहता है यूआई में गए। Win32 यही तो। यहाँ तो है ही है, लेकिन एक ऑप्शन और मिलता है हमें वी सेंटर सर्वर को रिस्टोर कराने के लिए। ये देखिए सर, ये मिटिगेट और रिस्टोर सर, इंस्टॉल हम्म अपडेट मिटिगेट और रिस्टोर। माइग्रेट। माइग्रेट सॉरी।
नहीं, ये ऑप्शन तो है ही है, यहाँ से हम कर ही सकते हैं। सेम पाथ आपको देना पड़ेगा जो पाथ आपने यहाँ पे यूज किया है, राइट? बैकअप के लिए जो आपने इस्तेमाल किया है, ये पाथ उठा करके आप दे देंगे। ठीक है, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द कंप्लीट बैकअप पाथ, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टोरेज का जहाँ पे आपने स्टोरेज रख रखा है। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। एंड यू नीड टू प्रोवाइड द होस्ट, ESXi होस्ट जहाँ पे vCenter सर्वर रखा गया है, या फिर आप डायरेक्टली vCenter सर्वर की IP एड्रेस प्रोवाइड कर दीजिए। ये EXI यूज 192.168, करते रहेंगे ना आईपी? नहीं नहीं, दोनों में से किसी का भी आप मेंशन कर दो। डायरेक्ट vCenter सर्वर अगर आपका लाइव है तो दे दो, नहीं तो आप ESXi का दे सकते हो। ओके। vSphere at the rate administrator at the rate vSphere.local, administrator at the rate vSphere, right? sphe.local। ठीक है, यही था हमारे पास vCenter सर्वर की इंफॉर्मेशन आ गई। नो नीड टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट पे करो आप। यू मस्ट सेलेक्ट द डेटा सेंटर। ओके सॉरी, आपको इस डेटा सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ESXi कौन सा था? 99 का हाँ ESXi था। यस। ठीक है, अब आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे vCenter सर्वर का यूजर आईडी एंड पासवर्ड अगेन। अगेन यू नीड टू फॉलो द इंटायर प्रोसीजर, क्योंकि जब आप vCenter सर्वर डाउन होगा तभी इसका बैकअप लेंगे, राइट? तो एक तरीके के यस। जो नया बैकअप होगा, बैकअप सर्वर आपका नया होगा, vCenter सर्वर आपका नया होगा, लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन है, इसके अंदर जो सेटिंग्स होगी कॉन्फ़िगरेशन। वो आपके पुराने vCenter सर्वर की आ जाएगी। ओके इज दैट ओके? ठीक है सर। तो अगेन टाइम उतना ही लगना है क्योंकि आप नया इन्वायरमेंट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यस सर। जैसे जितना टाइम लगता है नए को इंस्टॉल करने में, टाइम उतना ही लगेगा इसमें भी। उतना ही लगेगा, अच्छा ओके। मतलब सर यहीं से हो सकता है रिस्टोर, और कोई मतलब प्रोसीजर नहीं है, एक सिंगल वही है? नहीं नहीं, एक आप और कहते ऑप्शन था, आई नीड टू वेरीफाई, मुझे ना एक बार चेक करना पड़ेगा कि दूसरा ऑप्शन कहाँ हैं? से है। ओके। नॉट थर्ड पार्टी टूल, नॉट थर्ड पार्टी टूल, इसी में से, लेकिन आई नीड टू वेरीफाई। सर मुझे एक प्लीज़ वो वाला और बता दीजिए, क्योंकि ना मुझे इंस्टॉलेशन करना है लाइनक्स के ऊपर, ये VMware टूल, तो उसको कैसे करेंगे सर वो, अगर वो बता सकते हैं? नहीं, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा VMware, ESX लिनक्स इंस्टॉल कर लेते हैं, और थोड़ा सा सेटअप में भी मुझे मॉडिफाई करना है, कुछ चीजें अपडेट करनी है, ओके। तो ये हम कर लेते हैं। एक बार इसको नेक्स्ट क्लास में कर लें, लाइक सैटरडे को, सैटरडे आफ्टरनून रहेगा, क्योंकि इवनिंग में एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं एज्योर का, तो हम इसको आफ्टरनून में करेंगे, या फिर इवनिंग के टाइम पे 3 से 5 के बीच में। ठीक है, ठीक है सर। सैटरडे 300 तो एक बार अपनी ये जो रिक्वायरमेंट है, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सर मेंशन कर दो। हेलो सर। सुबह मॉर्निंग में कर लेना। हेलो हाँ जी हाँ जी, टाइम। हाँ जी हाँ जी। सर, 3 से 5 थोड़ा टिपिकल हो जाएगा मेरे लिए, आप बता बिकॉज दो टाइमिंग ऑफिस पे, में। सैटरडे संडे में भी। हाँ संडे हो जाएगा सर, सैटरडे पॉसिबल नहीं अरे कर होगा लेना सर। 3 से 5। सर मैं कैसे करूँगा 3 से 5? ट्राई टू, अरे सर नहीं हो पाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑफिस से नहीं हो पाता है। अरे सर आ नहीं, जाना किसी 3 बजे। क्लास में कैसे मिस करूँगा मैं? अरे सब तो हो जाना, अरे कर नहीं लेना। हो पाएगा सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अगर आपको बोलूँ आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे इस बुधवार हफ्ते को। कर लो तुम, अगले नहीं हफ्ते हो देखते पाएगा सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं हो पाएगा सर। कैसे होगा सर? चलो, अब संडे का तो कोई दिक्कत नहीं, बट सर सैटरडे चैलेंजिंग हो जाएगा मेरे लिए। सैटरडे सर 8 बजे भी नहीं हो सकता क्या? नहीं 8 बजे तो मुश्किल है, 8 बजे तो 8:30 तक तो नहीं। हैं? मॉर्निंग टाइम पे देख लें, 9 बजे से देख लो। 9 बजे से कर दो मॉर्निंग में। सर नहीं हो पाएगा, कैसे
अरे अभी तो तुम सेकंड से तुम जा रहे हो ना। 11 बजे में पहुंच जाता हूँ वहाँ। हाँ तो 1 घंटे का ही होगा एकदम से। सर 8 बजे कर लीजिए मंडे में, वो सैटरडे में। नहीं 9 बजे रखो, 8 बजे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, फिर रात में 2-3 बजे तक के आसपास ऑफिस बंद होता है। ठीक है 9 बजे कर लेंगे। सुनो, सैटरडे कर लो 1 घंटे, सैटरडे कर लो 1 घंटे का, संडे कर 1 लो घंटा 2 कर घंटे लेंगे। का। ठीक है सर, ठीक बिल्कुल। है सर। 9 से 10 कर सैटरडे लो को इस नाइट सैटरडे को। 9 से 10 सर प्लीज आप वो हम ध्यान रखिएगा सर अपना हम आ टाइम। जाएंगे, हम टाइम पे आ जाएंगे, आप टाइम पे आ जाना। सर ठीक है। मुझे ना अब और मैं अब हमें जो थोड़ा जो सर मैं आपको एक बार शीट